सबका साथ सबका विकास। सभी को एक साथ नमस्कार। आपका आचरण ट्यूटर्स हिंदी साहित्य व्याकरण में स्वागत है। आपको आज मैं वापसी की तरफ ले चलती हूँ। क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? वापसी की तरफ। वापसी उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। गजाधर बाबू के कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्सा, बोलची, बाल्टी, यह डिब्बा कैसे है गणेशा? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग और आपकी कुछ खातिरदारी कर सकेंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी ने बिस्तर से रस्सी बांधते हुए बोला। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी। इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे की छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने इतने वर्ष बिताए थे, उसका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जा पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह छोह एक दुर्लभ लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगी। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि से में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव में बहुत ही स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह की आकांक्षा भी थी। जब परिवार के साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते और पत्नी से भी कुछ मनोविनोद करते। उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उसने घर में टिका न जाता। कभी प्रवृत्ति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आ रही थी। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आ जाने पर उन्हें गरम गरम रोटियां सेक के देती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े स्नेह बड़े प्यार के साथ आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्जता आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बातें भी याद आती और उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के साथ के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए।
अंदर से रह रह कर कहाओं की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गदाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध का मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखी गई किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गदाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र थप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रह कर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गदाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा और फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गदाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इसी मनोविनोद में भाग लेंगे, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी तक चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठकर खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गदाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आ जाएंगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गदाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गदाधर बाबू ने के मन में फांसी कर उठी। अपने अपने काम में लग गए होंगे, आखिर बच्चे ही तो हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भूमि चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तन को देखा और फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इधर घर में धर्म कुछ नहीं है। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। और फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और स्वर ऊंचा किया और फिर पति की ओर देखते हुए बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गदाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ता का इंतज़ार करते रहे। उन्होंने अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियाँ और जलेबी बनाता था। गदाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियाँ चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देरी नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याधा पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ में नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गदाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गदाधर बाबू ने
प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम बांट लेना चाहिए, दोनों मिलकर कर। बसंती चुप रही। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहाँ घुसी रह करती है। मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक कुर्सियों को दीवारों से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुकती और किसी लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह एक और मर्तनबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बे घिरा हुआ था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सों में बंधी रखी थी। इसके पास एक बड़े से टीन के बक्सा में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बरैत की कुर्सियाँ का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ और बहू के हाथ से गढ़े कुशन थे। जब कभी उसकी पत्नी को कई लंबी शिकायतें करनी होती तो अपनी चटाई पर जाकर बेड डालकर पड़ जाती। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसे कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च को वाजिब हैं, किसका पेट काटूं। यह जोड़ गांठ करते करते बुढ़ाई आ गई, न मन का पहना और न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक था कि लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि बात की जाए कि प्रबंध कैसे होगा तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायतें की जा रही थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वो ही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए में ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा। और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिनकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था।
उन्हें लगा कि लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू ने देर तक निसंसगत दृष्टि से पत्नी की ओर देखते हुए रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उसका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू को चौका खोल छोड़ आई थी खुला। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब खिलाऊंगी क्या? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा ही उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं, कमाने वाला हाड़ तोड़ और यहाँ जी चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उसके कान झनझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निकला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र ने थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ। बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तो नक कर बोली, तो ना खाओ। कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने का भी शऊर नहीं है। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने के लिए जाया करते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुँह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाई। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी करवा देनी है। उस दिन के बाद से बसंती ने पिता से बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ। लड़की इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोल नहीं रही है। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर कहा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने का जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके पर टोकते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बातें हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई टोक रोक नहीं थी और अमर के दोस्त प्रायः यहीं अड्डा जमा कर रहते था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता था। बसंती को भी यह सब अच्छा लगता था।
गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर को कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ शायद याद आ गया और चुप हो गए। पत्नी कोठरी में झाँका तो अचार रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नज़र दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी में के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिए। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गया। कुछ भी हो, तन आखिर बूढ़ा ही हो चुका था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने की अवश्य चले जाते थे, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ रहा गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने का, स्टेशन की चहल पहल, अपरिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खट-खट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक की गाड़ियों के इंजन की चिघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आकर बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई हुई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते हैं, विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपटाहट और उसी में दो गौरवियों का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यही पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो चले जाएंगे। यदि बच्चे के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद पड़ोसन में रहने तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनसे कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान भी बनी रही, बल्कि उनकी पति के घर में के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा तो कर्तव्य था, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धन उपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी के मांग में सिंदूर डालने के अधिकारिणी हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब वह उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्होंने तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया है। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जो जैसे सजी हुई बैठक में उसकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहर उदासी में डूब गई थी। इतने
सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। कितना कमज़ोर है, बाजार की भी चीज़ें पैसा बनाता है, खाने बैठो तो खाता ही चला जाता है। गदाधर बाबू को बराबर यह महसूस हो रहा था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर वह कहते हैं कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर को का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़वा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्चा बहुत है। वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिस टोन से बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन से जी भर भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस्य में उठ कर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात पर बेखबर नरेंद्र की माँ ने कहा, अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं हो तो नौकर ही छुड़वा दिया। अगर बाबूजी ये समझते हैं कि साइकिल पर गेहूँ आटा रख कर पिसाने ले जाऊंगा तो मुझसे नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, और यह सब बस मेरे बस की बात नहीं है। आदमी बूढ़े हैं। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ों में दखल क्यों देते हैं? पत्नी बड़े ही व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इसके पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिट हो गई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुभव न लगा सकती। वह चुप आंखें बंद लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथों लिए और आंचल पोंछती हुई आई, पास खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसा कमाने घर में ही आएंगे, वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? पत्नी ने छकपकाकर कहा, मैं नहीं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी। फिर सियानी लड़की इस बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहोगे। मैं तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा वाला बुलवा लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौटे आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरेदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनास्त्रों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे।
उसमें चलने की भी जगह नहीं है। यह है समाज की सच्चाई। समाज में जो परिवार हैं उनकी कुछ परिवारों की ये सच्चाई है जो आज भी पाई जाती है उन परिवारों में। तो अगर आपको वो हमारी कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।